नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो को अपडेट करती रहती हूँ। तो मेरे पास प्रीवियस जो क्वायरी आ रही थी, कॉन्टीन्यूसली क्वायरी जो आ रही थी वो पॉलीटेक्निक कॉलेज को लेके आ रही थी। ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए अपडेट नहीं कर पा रही थी कि कहीं ना कहीं लैंड को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था। तो मैंने सोचा जब वो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी देन उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। हालांकि 2018-19 के गैजेट के अकॉर्डिंग ही लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को रखा गया है। बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं इस बार के गैजेट में। तो विदाउट डिले किए हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज की वीडियो का टॉपिक पॉलीटेक्निक कॉलेज कैसे खोले, मैंने वो रखा है। तो ओवरऑल हम कई बार क्या होता है कि मोस्टली कॉलेज वाले तो यही नहीं समझ पाते कि पॉलीटेक्निक अप्लाई कहाँ होता है, क्या है, कैसे है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। पॉलीटेक्निक एआईसीटी का ही प्रोजेक्ट है। वो इंजीनियरिंग के सेक्शन में डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कोर्स हो गया, अंडर ग्रेजुएट में डिप्लोमा कोर्सेज में आता है। वो पूरे गैजेट में आपको एपीएच में जो हैंडबुक प्रोसेस अप्रूवल है उसमें आपको नहीं दिखेगा उस कोर्स का नाम, बट जब आप पोर्टल भरेंगे तो उसमें बिल्कुल दिखाई देगा। और सेकंड, इसमें स्टेट परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिनको कुछ राज्यों में डीटीई बोला जाता है, डिप्लोमा डिपार्टमेंट, और कुछ जगहों पे बीटीई बोला जाता है। जो भी आपके राज्य का एथोराइज्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी हो वो इसमें एनओसी के लिए काम करती है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राज्य के द्वारा परमिशन दिया जाना। तो इस बार एआईसीटी ने कुछ नई चीज़ें की हैं। फटाफट मैं उनके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एआईसीटी ने इस बार कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किए हैं जिसको सैंडविच कोर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया है। मतलब इंजीनियरिंग 5 साल का हो गया। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है और वो पॉली में एडमिशन ले रहा है तो डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर में पॉलीटेक्निक के चला जाएगा। उसको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने आईटीआई कर रखी है। इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कर रखा है, सेम मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिप्लोमा लेते हैं तो इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में जाएगा। और अगर वो कंबाइंड कोर्स कर रहा है तो 5 साल में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट होगा और अगर वो डिप्लोमा कर रहा है तो 1 साल में डिप्लोमा हो जाएगा। तो सैंडविच कोर्सेज के नाम से इंटीग्रेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कोर्सेज को इंटीग्रेटेड मर्ज करके चलाया गया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी एआईसीटी का कोई भी प्रोग्राम चला रहा था, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स लैंड बिल्डिंग को बढ़ा के वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने इंटीग्रेटेड के लिए आपको एक चीज़ बताई। देन उसके बाद एक और न्यूज़, जो इंजीनियरिंग कॉलेज ओपनिंग का नोटिफिकेशन बैन था वो इस साल ओपन हो गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कॉलेज वाले थे वो अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ कोर्सेज को मर्ज किया गया है और यूनिवर्सिटीज़ भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं और बस उनके पास नैक और एनएआरएल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो वैसे गैजेट के अकॉर्डिंग जो लिखा था वो मैंने बता दिया, बट अदरवाइज यूनिवर्सिटी तो मोस्टली अप्रूव्ड ही होती है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एआईसीटी से अप्रूवल लेना चाहती है तो एआईसीटी से अप्रूवल ले, क्योंकि कुछ एडवांटेज है जो डायरेक्ट अप्रूवल एआईसीटी से लेने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को मिल सकता है, लाइक स्किल और डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग हो गई। देन उसके अलावा मर्ज कोर्सेज हो गए, इनोवेशन कोर्सेज हो गए, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, तो इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज बहुत कम यूनिवर्सिटी प्राइवेट एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी होती हैं जो एआईसीटी से अप्रूवल लेते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए इस बार उन्होंने वो भी ऑप्शन दे रखा है गैजेट के अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये बताना चाह रही थी। एक तो मर्ज कोर्सेज नैप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस बार एआईसीटी ने लॉन्च किया है। दैन उसके बाद उन्होंने कुछ वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च किया है। इस बार उन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी ऑप्शन दिया है जो कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ऑलरेडी एआईसीटी से अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूशन कॉलेज चल रहा है। देन उसके अलावा यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन था कि इस बार यूनिवर्सिटी भी अगर चाहें तो एआईसीटी से अप्रूवल ले सकते हैं, जो रिलेटेड एडवांटेज है उसको लेने के लिए। तो एआईसीटी बेसिकली प्लानिंग, आर्किटेक्ट, एमसीए,
MBA वगैरह में डील करती है। AICT का जो वर्क पैटर्न है वो सारा डिपेंड करता है क्वालिटी पे। कभी भी AICT क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो लोग पोर्टल भरेंगे, पोर्टल भरते टाइम ही उनको पता चल जाएगा, उनके इतने फॉर्मेट, इतने एनेक्सर होते हैं कि कम से कम 7 दिन पहले आपको AICT का पोर्टल भरना चाहिए। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप फ्रेशर हैं तो जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है उनकी तो बात डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेटिंग होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी टाइम से वो लोगों से जुड़े होते हैं, तो लोग उनके घर पे भी आके काम कर देते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम 7 दिन 10 दिन पहले पोर्टल बैठ के भरना है, तभी आप चीज़ों को भर पाएंगे, वरना एफिडेविट, एनेक्सर और फॉर्मेट सी बनाने में आपका 2 से 3 दिन चला जाएगा। तो ओवरऑल मैंने इस टॉपिक को क्लोज किया कि इस बार नई चीज़ क्या AICT ने लाई है। पॉलिटेक्निक के टॉपिक पे मैं जाऊंगी, बट मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी चीज़ों को ब्रीफ आउट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देन उसके बाद कोर्सेज पे मैं आई थी कि ये AICT कोर्सेज कौन कौन से देते हैं। मैनेजमेंट की कोर्सेज देती है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, प्लानिंग है, MCA है, MBA है, देन उसके अलावा होटल मैनेजमेंट है। वो चीज़ें आपको गैजेट में मिल जाएंगी, मुझे बाय टिप टू टिप्स याद नहीं। आई थिंक 8 मतलब मेन कोर्सेज है, अदरवाइज उसके अंदर ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं। मतलब मुझे लगता है 200-250 कोर्सेज हैं सिर्फ इंजीनियरिंग में, मुझे जो समझ में आया, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया। तो ओवरऑल ये बात की बात है, लोग मोस्टली सेलेक्ट तो वही 4-5-6 ट्रेंडिंग ही करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जो भी चीज़ें हैं, एरोनॉटिकल्स जो भी है। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आती हूँ कि ये कुछ कोर्सेज हैं, और इसी में पॉलिटेक्निक भी है। पॉलिटेक्निक भी AICT का ही डिप्लोमा कोर्स है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में ये कोर्स आपको मिलेगा। स्टेट NOC जो कि टेक्निकल बोर्ड है आपके राज्य की, वहाँ से NOC लेनी होती है। देन उसके बाद AICT के लिए हमें अपील अप्लाई करना होता है। पर पॉलिटेक्निक के लिए जो प्रोसेसिंग चार्ज जाता है वो 10 लाख रुपए के आसपास जाता है। GST इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, ये पोर्टल भरते टाइम आपको पता चलेगा। बट ये है कि आपके अकाउंट में कम से कम 12 से 13 लाख रुपए होने चाहिए। 10 लाख रुपए एग्जैक्ट इसकी प्रोसेसिंग फीस है, PER चार्जेस इसको बोलते हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे प्रीवियस क्या था कि अगर आप वुमेन कॉलेज चला रहे हैं तो वहाँ पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट था, बट अब इस बार ऐसा कुछ नहीं है। बस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सिर्फ उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, 2 लाख रुपए उनके कम किए गए हैं। अदरवाइज कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मेजर हो, माइनर हो, वुमेन हो या कॉइड हो, सबको 10 लाख रुपए ही PRC चार्ज देना है। देन उसके बाद मैं आती हूँ लैंड और बिल्डिंग के एरियाज़ पे, जो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पॉइंट है, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्कस किया था कि आज तक क्लियर वीडियो ना बनाने के पीछे रीज़न यही था कि लैंड और बिल्डिंग को लेके कन्फ्यूज़न चल रहा था। बट रिसेंटली अभी उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि आप प्रीवियस गैजेट के अकॉर्डिंग ही चलिए, बस डिपेंड करता है कि आपका जो अथॉरिटी है, जो अप्रूवल अथॉरिटी है, वो किस लेवल तक का नक्शा पास कर रही है, कितने फ्लोर तक की परमिशन है। हालांकि ये जो इस लाइन में जो लोग हैं उनको पता होगा कि अर्बन और रूरल एरिया में हमेशा लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे पहले क्या था कि अगर आप पॉली कॉलेज रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो आपके पास 4 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और अगर अर्बन एरिया में खोल रहे हैं तो आपके पास 2.5 एकड़ होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हैं तो 4 एकड़ होना चाहिए। मतलब ग्रामीण और शहरी का मैंने बता दिया। लेकिन अभी क्या है कि एक उन्होंने प्लान तो बोला है, मतलब 3 टाइम ऑफ प्लान्स। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो कॉलेज है वो अर्बन एरिया में है और वहाँ 3 फ्लोर तक का नक्शा पास किया जा सकता है। तो जो टोटल मेरा पॉलिटेक्निक के लिए जो मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए वो चाहिए फर्स्ट ईयर में कम से कम 30,000 स्क्वायर फीट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अगर मैं मानूँ तो मैंने आपको बताया कि मतलब 3 टाइम ऑफ प्लेंथ होना चाहिए। मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का मेरा ग्राउंड है
तो मुझे जो ज़मीन छोड़नी है वो 30,000 स्क्वायर फीट छोड़नी है। उसमें हाफ एकड़ के आसपास मुझे कैंपस एरिया ग्राउंड के लिए और हाफ एकड़ के आसपास अगर इन फ्यूचर मुझे एक्सटेंशन करना है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है इसमें पॉलिटेक्निक में। मान लीजिए स्टार्ट तो आपको 3 ट्रेड से करना है आपने, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एरोनॉटिकल, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपके एरिया में अच्छा डिमांडिंग है, वो उस टॉपिक पर मैं डिफरेंट बताऊंगी किस एरिया में कौन से कोर्स का डिमांड आजकल हो रहा है। जैसे कुछ माउंटेन्स इलाके होते हैं, वहाँ पे बच्चे गल्फ कंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब अच्छा चलता है। हालांकि इस टॉपिक को भी मैं इंक्लूड करूँगी तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो विदाउट वीडियो की टॉपिक्स को बढ़ाए मैं इन शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको लगता है कि मुझे एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ेगा, मुझे सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि 40 से 60 सीटों के बीच का इंटेक होता है। 40 मिला तो इन फ्यूचर हो सकता है आपका डिमांड अच्छा है तो आप 60 में जाएं, तो उस कंडीशन में हाफ एकड़ के आसपास के लैंड को रखना है यूज़ के लिए। प्लेन मैंने 2 तरीके से ज़मीन को समझाने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू गैजेट। एक तो पुराना गैजेट ये कहता है कि 4 एकड़ ज़मीन आप रख कर लो रूरल एरिया में और 2.5 एकड़ ज़मीन कर लो अर्बन एरिया में। एक मैंने ये समझाया कि अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे क्या है कि आजकल नक्शा पास करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट है जो मैप अप्रूवल पे वर्क करती है। बिना प्लानिंग के इंडिया में अब कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी कर रहे हो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी सूचना विभाग के पास होना चाहिए, हर एक डाटा संख्या के एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब लैंड अधिनियम इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि हर एक चीज़ को अपडेट विभाग के पास होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है। पहले क्या था, आप कहीं भी कितना भी फ्लोर का बिल्डिंग बना लो, मोस्ट प्रोबेबली बहुत इशू नहीं होता था। अभी उन्होंने गैजेट में ये बोला कि प्लेंथ, एक वर्ड यूज़ किया, 3 टाइम ऑफ प्लेंथ। तो अभी मैंने आपको अर्बन का समझाया। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे सिर्फ 1 फ्लोर का परमिशन है। मान लीजिए मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ या किसी हिली एरिया की तरफ या बर्फीले लद्दाख वगैरह की साइड चली गई, वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गैजेट इतना टिपिकल होता है, इतना फॉर्मल लैंग्वेज में होता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो मान लीजिए वहाँ सिर्फ 1 फ्लोर का नक्शा पास हो सकता है। 1 फ्लोर का नक्शा पास हुआ तो मुझे 30,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करना है फर्स्ट ईयर के लिए। 30,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं 3 साइट्स बनाऊंगी, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, मैंने वो फ्लोर बना लिया। हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए, बहुत मोस्टली लोगों को पता होगा कि 2 पार्ट में भी लैंड चलती है, लेकिन अभी बस समझाने के लिए कि 3 प्लेंथ का मतलब क्या है। तो मान लो मैंने टोटल कवर्ड एरिया बना लिया 30,000 स्क्वायर फीट में। अब उसका 3 गुना मुझे स्पेस छोड़ना है। तो मैंने बेस कितने का रखा है, 10,000 का, तो मतलब 30,000 ही मुझे फिर स्पेस छोड़ना है। आप लोग समझ गए? नहीं तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए मैडम कहीं पे 6 फ्लोर का अलाउड है, मान लीजिए रूरल एरिया में 6 फ्लोर तक हम लोग बना सकते हैं, वहाँ भी हमने ग्राउंड 20,000 का डाल दिया, तो का 20, मान लीजिए हमने एक ही बार 60, क्योंकि पूछने वाले लोग किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये चीज़ नहीं समझना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते हैं, वो उनको बस बात का वो करना होता है। वो बोलते हैं कि मैडम मैंने 60,000 स्क्वायर फीट का एक ग्राउंड बना दिया, तो 60,000 का 3 गुना मुझे छोड़ना होगा, 120। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो जिस हिसाब से नक्शा पास होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जितने फ्लोर का नक्शा पास करेगी और आपकी आर्किटेक्चरल प्लान में जितना का ग्राउंड बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर बन रहा है, उसका 3 गुना आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब नक्शा 60 का पास होता है तो ग्राउंड फ्लोर 10 का ही बनेगा, 60 का तो नहीं बनेगा। अगर आपने 60 का बनाया है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे पेपर्स वर्क हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपने एक ही फ्लोर पे सारी चीज़ों को मैनेज कर दिया है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि चीज़ें बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी अगर आप एक ही फ्लोर पे 30,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो
तो मोस्टली ऐसे कॉलेज के लाइन में होता नहीं है, फ्लोर वाइज ही कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि उससे क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचती है और उससे हमारा स्पेस भी बचता है, क्योंकि स्पेस तो हमें उतना छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये टिपिकल पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश करी। मोटा मोटी अगर रूरल में है तो 4 एकड़ ज़मीन रख लीजिए और अर्बन में है तो 2.5 एकड़ रख लीजिए। किसी ऐसे एरिया में है जहाँ एक फ्लोर ही पास होता है या 2 फ्लोर ही पास होता है, तो जितने का आपने ग्राउंड बनाया है उसका 3 गुना छोड़ दीजिए, प्लस पार्किंग स्पेस मतलब प्लेग्राउंड स्पेस छोड़ दीजिए और एक्सटेंशन स्पेस छोड़ दीजिए। वो आप 2000, 4000, 5000 वर्ग मीटर जितना नक्शा फर्स्ट फ्लोर के लिए पास होता है उतना ही स्पेस प्लेग्राउंड के लिए और उतना ही स्पेस आपके एक्सटेंशन के लिए आपको छोड़ के रखना है। तो ये ओवरऑल मैंने ज़मीन से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर कर दिया। अगर आपका कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनके इस प्रोसीजर में फंसना ही नहीं कि 3 टाइम्स ऑफ बेस जो ग्राउंड फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका रखना है। आप सिंपल ये समझ लो 4 एकड़ में रखना है, रूरल में, अर्बन में रखना है 2.5 एकड़। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, नक्शा पास होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन एरिया जो है, कंस्ट्रक्शन एरिया में मोटा मोटी यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप डिप्लोमा कोर्स में जा रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है तो 2 क्लासरूम चाहिए ही चाहिए। उसमें ट्यूशन रूम होता है जो कि 25% हो जाता है, मतलब एक ट्यूशन रूम हो जाएगा। मान लो आपके 4 क्लासरूम बन रहे हैं तो उसमें 2 आपके ट्यूशन रूम के आसपास हो जाएंगे। कवर्ड एरिया में कंसिडर होता है, बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 66 स्क्वायर मीटर का क्लासरूम है तो उसमें 25% का मतलब आप उसको करके देख लीजिएगा, वो 12 मीटर 15 मीटर के आसपास उसमें और बढ़ जाएगा ट्यूशन रूम के आसपास। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो एक्सपर्ट है वही चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे जाके समझा पाएंगे। और इतना टिपिकल मैं वीडियो को बनाना भी नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो समझने में। तो ये मोटा मोटी यही होता है कि आपको लैब्स रखने होते हैं। पर कोर्स के हिसाब से 2 लैब होते हैं। अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो पर कोर्स लैब बढ़ती चली जाएगी, जितने कोर्स जितना एक्सटेंशन उतना लैब बढ़ेगा, उतनी क्लासरूम बढ़ेगी। मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ेगा। मेन कंसर्न ये होता है। दैन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में 4th टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मैंने लैंड, बिल्डिंग, AICT ने क्या क्या लॉन्च किया वो सारी चीज़ें बता दी। तो हाँ, FDR इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूछते हैं मैडम लीज भी अलाउड है? हाँ, लीज अलाउड है, इसमें आप लीज पे भी चल सकते हैं। 99 ईयर्स की लीज को करना है या 30 ईयर रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए, देन उस कंडीशन में हो जाएगा। बट ये भी चीज़ डिपेंड करती है आपके DTE पे। जो BT है वो क्या बोल रहा है, BT अगर परमिशन देता है तो उस कंडीशन में AICT से स्पेशल अप्रोच लेटर बनवा के BT से आप दे देंगे, AICT उसको एक्सेप्ट कर लेगी। बट उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट रखने का ड्यूरेशन 10 साल ही रहेगा। बट जो जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमा में जो डिपॉजिट 15 लाख रुपए के आसपास अगर है तो वो 30 लाख रुपए हो जाएगा। 23 लाख है तो 56 लाख रुपए हो जाएगा, अगर आपने लीज पे कंसर्न को शो किया है तो। जो भी कोर्स आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसने अगर आपने लीज पे किया है। और सेकंड क्वेरी मेरे पास ये आता है कि मैडम उसमें लिखा हुआ है 100 CR होना चाहिए। 100 CR FD के लिए वो नहीं बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि कम से कम एटलीस्ट आपका ट्रांजेक्शन, आपका अकाउंट ये तो शो करे कि आप कैपेबल हैं 100 CR का ट्रांजेक्शन है, मतलब वो बैलेंस शीट में वो चीज़ दिखनी चाहिए, बस उनका ये कंसर्न है। फिक्स वो वही जो उनकी डिपॉजिट अमाउंट है 15 लाख 23 लाख जो भी है, कोर्स वाइज है वो, कोर्स बढ़ेगा तो FD बढ़ेगी, उसके हिसाब से ही आपको देना होता है। तो अब मैं डॉक्यूमेंट पे आती हूँ। मेन जो डॉक्यूमेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फायर NOC हो गया, लैंड का नीट एंड क्लीन पेपर, अपेंडिक्स एनेक्सर फॉर्मेट्स ऑलरेडी दे रखा है उसमें, वो फॉर्मेटिंग करके आपको अपलोड करना होता है। बिल्डिंग कोड NBC सर्टिफिकेट हो गया। फायर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, फायर आजकल फायर वालों में भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी सारी चीज़ें। FD अमाउंट साथ के साथ FDR मतलब होना चाहिए। प्रोसेस होता है वो बैंक से बनवाना पड़ता है, देन AICT उस पर अप्रूवल देती है, देन बैंक का FDR नंबर वगैरह मैच होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बैलेंस शीट होता है, सोसाइटी ट्रस्ट पेपर होता है, बेसिक यही है।
म्यूटेशन सर्टिफिकेशन, म्यूटेशन मतलब कि खाता गाठा संख्या जब इनकी जुड़ी हुई है, देन उसके बाद एक और सर्टिफिकेट होता है कि हाँ वहाँ का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, उसके कंसर्न में है, उसके नॉलेज में है कि इस गाठा संख्या में इस संस्था द्वारा ये कॉलेज संचालित किया जा रहा है, उसको मतलब नोटराइज कराना होता है। बिजली बिल हो गया, कनेक्शन हो गया, देन उसके अलावा आपका अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर लैब्स वगैरह भी होते हैं। और स्पेशली जब आप एआई वगैरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर एमसीए वगैरह के लिए कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ इंटरनेट स्पीड्स वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल यही होता है बैलेंस शीट, ट्रस्ट सोसाइटी का पेपर। लैंड का पेपर अप्रूव्ड मैप हो गया, दैन एफडी के से रिलेटेड पेपर्स वगैरह हो गए, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ एफिडेविट्स होते हैं, यही है। लैंड यूज सर्टिफिकेट 143 होना चाहिए लैंड का। ऐसा ना हो कि लैंड आपकी एग्रीकल्चर हो, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एनओसी स्टेट से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। एआईसीटी जहाँ 243 पेज का गैजेट होता है, उसको कितना भी मैं शॉर्ट में करूँगी तो 10 से 15 मिनट का टाइम ले ही लेता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर भी मैंने अपने जाने में जो सबसे टिपिकल पॉइंट थे उसको मैंने क्लैरिफाई किया है। जैसे ज़मीन बिल्डिंग का क्या मानक है, एफडी क्या है, नए कोर्स क्या लॉन्च हुए हैं, पॉलिटेक्निक क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या कहीं पे मिस इंटरप्शन हो गया, या मैडम ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बिल्कुल ही मैच नहीं करा, तो इस कंडीशन में आप लोग मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। तो मैं आपके जो भी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ पे बहुत क्लियरली नहीं बोल पाते, हमें अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ही बोलना पड़ता है, या जो हमें जो उसमें लिखा है वो भी नहीं बोल पाते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, लगता होगा। अगर लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।